दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर बार काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आपको एक अनोखी कहानी बताऊंगा महाराणा सांगा की। अपने जो मेवाड़ के जो राणा सांगा है संग्राम सिंह, उनकी एक रोचक कहानी बताऊंगा। उनकी जो वीर गाथा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप दिल थाम कर बैठ जाइए, वीडियो को अपने फोन को सामने रख लीजिए। राणा सांगा का जो इतिहास है वो मैं आपको बताऊंगा कि राणा सांगा ने अपने जीवन काल में क्या क्या यानी कैसा उनका जीवन काल रहा है, मेन बात यह है। तो मैं आपको वो बातें बताऊंगा कि राणा सांगा की जो वीरता है उसकी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं आज का अपना सुविचार। मैंने बोल दिया मां सरस्वती को याद करते हुए, मां सरस्वती को याद करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं राणा सांगा के बारे में। तो बात है 1500 ईस्वी के लगभग की। बात है कब की है? 1500 ईस्वी के लगभग की बात है कि दिल्ली पर सल्तनत हिंद का झंडा लहरा रहा था और यहां पर शासन था दिल्ली पर उस समय इब्राहिम लोदी का। दिल्ली पर 1500 ईस्वी के लगभग की बात बता रहा हूं मैं आपको कि दिल्ली पर सल्तनत हिंद का झंडा लहरा रहा था और इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था। 1508 से 1527, ठीक है। तो इधर गुजरात का शासक था बहादुर शाह। गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह। और इन दोनों के बीच यानी इन दोनों से गुजरते समय बीच में एक जगह पड़ती थी, वो था मेवाड़। इन दोनों के पास यानी बीच से गुजरते समय बीच में मेवाड़ पड़ता था और मेवाड़ जो है वो हमेशा दिल्ली की आंख में चुभता रहता। दिल्ली के जो सुल्तान थे उनकी आंखों में मेवाड़ चुभता रहता था। यानी इन दोनों की आंखों में मेवाड़ क्यों चुभता था? चुभने का मुख्य कारण मेवाड़ का यह था कि जो दिल्ली के सुल्तान है वो मेवाड़ के महाराणा विषम घाटी पंचानन के नाम से जाने जाते थे। उनका नाम था राणा हमीर। तो उनसे कई बार दिल्ली के जो सुल्तान थे वो मुंह की खा चुके थे, यानी कई बार राणा हमीर ने दिल्ली के सुल्तानों को हराया था। तो इस कारण मेवाड़ जो है वो हमेशा दिल्ली के सुल्तानों की आंखों में चुभता रहता था। मुख्य कारण ये था। और अब खैर छोड़ो इन बातों को, मैंने आपको बता ही दिया राणा हमीर के बारे में भाई कि इनकी आंखों में चुभता रहता था। और अब आई बात की, अब जब बात चल रही है 1500 ईस्वी के लगभग की, तो इस समय यहां पर का मेवाड़ का शासक था रायमल। मेवाड़ का शासक था रायमल और रायमल के 3 पुत्र थे। रायमल के 3 पुत्र थे। एक तो कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर जयमल और कुंवर संग्राम सिंह। यानी कुंवर पृथ्वीराज जिसको अपन इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। छोड़ो, मैं आपको पहले कहानी बताता हूं ये पूरी, उसके बाद थोड़ा लिखने वाला होगा या लिखाने वाला होगा तो वो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो रायमल के 3 पुत्र थे। 3 कौन कौन से? कुंवर पृथ्वीराज जिनको अपन उड़ना राजकुमार के नाम से भी जानते हैं इतिहास में, उसके बाद कुंवर जयमल और जयमल के बाद कुंवर संग्राम सिंह। तो ये तीनों एक रोज यानी जो दिल्ली है वो अपने गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन उनके गुरु ने संग्राम सिंह के हाथ को देखकर, संग्राम सिंह के हाथ को देखकर कहा कि तू एक दिन बहुत ही बड़ा शक्तिशाली योद्धा बनेगा। तेरी तलवार के आगे हर राज्य यानी हर रियासत कांपेगी और जहां जहां पर तेरा झंडा लहराएगा उस यानी उस जगह पर जिस जगह पर तेरा झंडा लहराएगा ना, उस जगह पर कोई भी कब्जा करने की या उस जगह को कोई भी हथियाने की कोशिश तक नहीं करेगा। ये तुम्हारी यानी जो रेखाएं आज की वो बता रही है। तो इस बात को सुनकर
जो उसका बड़ा भाई है पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार, तो वो बोलता है कि ये सब यानी व्यंग्य करते हैं, हाँ ये सारी कहने की बात है, यानी ये कहने की बातें हैं। जो उत्तराधिकारी तो यानी राजा कौन बनेगा, राजा बड़ा बेटा बनता है हमेशा राज्य का, उत्तराधिकारी तो भाई सांगा तो छोटा ही छोटा है, संग्राम सिंह तो भाई मैं बनूंगा। राणा सांगा को जब कहा गया कि तू अब बहुत ही जल्द मेवाड़ का भावी सम्राट बनेगा, तब जो पृथ्वीराज है उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि देखो भाई ये सब बातें कहने की है, राजा तो बड़ा बेटा ही बनता है हमेशा। तब राणा सांगा ने पृथ्वीराज अपने बड़े भाई से कहा कि देखो भाई साहब, जिसकी सत्ता यानी जिसकी ताकत, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी सत्ता भी उसी की होगी, जिसकी ताकत है उसकी सत्ता। तो इस बात पर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और उस लड़ाई में, छोटे ही थे तो उस लड़ाई में संग्राम सिंह की एक आंखें चली गई, यानी एक आंखें फूट गई। तो वे दोनों लड़ाई तो खत्म हो गई, रात के अंधेरे में संग्राम सिंह गुस्सा हो गए उस वजह से, दोनों में लड़ाई होने के कारण, और संग्राम सिंह रात के अंधेरे में मेवाड़ से भागकर, मेवाड़ किले से भागकर रात के अंधेरे में अजमेर आ गए। और अजमेर में वहां पर करमचंद पंवार ने राणा संग्राम सिंह जो है उनको शरण दी। अब संग्राम सिंह यहाँ पर रहते हुए कई युद्ध कलाएं सीख ली। यहाँ पर संग्राम सिंह सोना बनते जा रहे थे, यानी कई युद्ध कलाएं में निपुण हो रहे थे और अपने आप को शक्तिशाली बना रहे थे, यानी सोना बन रहे थे, यहाँ पर निखर रहे थे, अपने आप की कलाओं को जो है वो जागृत कर रहे थे। तो अब देखो भाई युवावस्था आ रही है, संग्राम सिंह बड़े होने लगे, तो भाई खून में गर्मी, ऊंचे तेवर और जो फौलादी जिगर होना तो लाजमी बनता है, क्योंकि भाई युवावस्था होती है ऐसी, गर्म खून होता है, तेवर भी ऊंचा, अच्छा मैं यूं और कोई को नहीं, यानी इसी बात बंदे दिमाग में चालन आजे युवावस्था माजे। तो भाई गर्म खून युवावस्था में आ गए राणा सांगा, तो उनका खून गर्म होना, ऊंचे तेवर में बोलना, फौलाद जिगर फौलाद होना, ये सब तो लाजमी है युवावस्था में। तो अब राणा सांगा बड़े हो गए और अब वे वापस से मेवाड़ की ओर रवाना हो गए। तो इस समय तक जब राणा सांगा जो है वो मेवाड़ की तरफ आ रहे यानी आए, तो उस समय तक उनके दोनों भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी। और अब मेवाड़ की सत्ता, यानी जब आए राणा सांगा मेवाड़, तो मेवाड़ की सत्ता पलट कर रख दी। यहाँ पर उन मेवाड़ के सरदारों ने राणा संग्राम सिंह को उत्तराधिकारी बनाया और राजतिलक कर दिया। तो 1509 में राणा सांगा को राज्याभिषेक हो गया। 1509 में राणा सांगा का राज्याभिषेक हो गया। तो राणा सांगा ने अपनी जो शक्ति है वो बढ़ाने के लिए क्या किया कि वैवाहिक संबंध बनाए बड़ी बड़ी रियासतों के साथ, ताकि वैवाहिक संबंध बनाने से बड़ी जो रियासतें हैं वो राणा सांगा के साथ मिल जाए, अपने आप में मिलाने के लिए, और वैवाहिक संबंध बना लिए। राणा सांगा ने सतलज, बयाना, सिंध, ग्वालियर, उत्तर गुजरात, संपूर्ण राजपुताना तक अधिकार कर लियो और एक छत्र जो को हिंदू राज्य है वो पश्चिम में स्थापित कर दिया। राणा सांगा ने एक छत्र पश्चिमी जो भारत है, पश्चिमी राजस्थान में एक छत्र हिंदू राज्य स्थापित कर दिया था। और अब राणा सांगा जो है वो दिल्ली के सुल्तान तक को ललकारने लगा था। सुल्तान को बंदी बना लिया, जो गुजरात का जो राजा था उसको बंदी बनाकर घोड़े के पीछे बांधकर और मेवाड़ तक लेकर गए थे। अब यानी इस समय जब मेवाड़ जो बना था, मेवाड़ का जो राणा संग्राम सिंह राजा बने थे, तो उस समय इन युद्धों में राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में मुगलों तक को भी, मुगल फौज को भी हरा दिया था। तो इस समय राणा सांगा की एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, आंख तो फूट चुकी थी, आंख तो उसके भाई ने फोड़ डाली थी, तो एक हाथ एक पैर नहीं था और उसके शरीर पर 80 घाव भी हो चुके थे, 80 घाव भी थे। फिर भी राणा सांगा बड़े बड़े महत्वपूर्ण युद्धों में खुद ही नेतृत्व किया करते, और कहा जाता है कि राणा सांगा ने जब वो खानवा का युद्ध हारे थे ना, तो उससे पहले उन्होंने 18 युद्ध जीत चुके थे। और बाबर भी अपनी बाबरनामा में ये बात लिखता है कि अगर राणा सांगा के पास, यानी जो 3 उत्तराधिकारी थे रायमल के, अगर वे तीनों के तीनों एक जैसे होते तो बाबर भारत पर कभी भी शासन नहीं कर पाता। बाबरनामा में बाबर ये खुद बात लिखता है। समझ में आ रही है ना बात? तो आप लोगों को एक तरफ से एक बार पता भी चल गया होगा। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है इब्राहिम, अब भाई देखो इधर से काबुल
मैंने बताया कि बाबर भारत में न्यूनता देता है, तो कुछ बातें बताते हैं संग्राम सिंह ने बुलाया था, लेकिन संग्राम सिंह खुद अपने आप को जो दिल्ली की गद्दी पर बैठाना चाहता था, वो एक छत्र हिंदू राज्य स्थापित करना चाहता था और अखंड भारत का सपना देखता था बाबर की भाई मैं भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करूं। तो इतनी जीतों के बाद जब अब बात आती है जब महाराणा यानी जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, जब बाबर की भारत में एंट्री होती है ना, तो उस समय तब इब्राहिम लोदी को हरा देता है और बाबर आ जाता है। लेकिन संग्राम सिंह यह सोचता है कि अगर बाबर लोदी को हराएगा और दिल्ली में आएगा, कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद वापस चला जाएगा। लेकिन संग्राम सिंह की सोच के विपरीत हुआ, बाबर ने लोदी को हराने के बाद अपना जो राज्य है वो दिल्ली में सल्तनत मुगल या सल्तनत स्थापित कर दी और अपना राज्य कायम कर दिया। तो अब बाबर इसको हटाने की फिराक में लगेगा, ठीक है। तब अब इसको पता है, बाबर को यह बात पता है कि अगर अपने को भारत पर कब्जा करना है तो सबसे शक्तिशाली उस समय बाबर को टक्कर देने वाले थे राणा संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह को पहले हराना पड़ेगा। तो संग्राम सिंह को हराने के लिए बाबर चल दिए पानीपत के युद्ध की ओर कि भाई चलो और अब महाराणा सांगा को हराया जाए। महाराणा सांगा को पता चला, महाराणा सांगा ने अपने सारे राजपूतों को इकट्ठा कर पानीपत के मैदान में आ गए और युद्ध छिड़ गया। पानीपत के मैदान में ये युद्ध हुआ भयंकर और इसमें पानीपत के युद्ध को महाराणा सांगा ने जीत लिया। तो जीतने के बाद ये तो वापस चला गया और मुख्य कारण क्या था, यानी गागरोन जीत लिया था। बाबर ने गागरोन जीत लिया और बताया, फिर पता चला कि भाई बाबर ने तो गागरोन जीत लिया, राणा सांगा को पता चला। तो राणा सांगा ने कहा कि नहीं, अब अपने को बाबर से ये गागरोन वापस लेना है। ये लिया तो लिया कैसे इसने। तब गागरोन पर फिर से केसरिया लहराने के लिए बाबर चल दिया, राणा संग्राम सिंह केसरिया लहराने के लिए गागरोन पर चल दिया और बाबर को हराना था। तो पानीपत का युद्ध होना जायज था। तो पानीपत के युद्ध में बाबर और राणा संग्राम सिंह दोनों आमने सामने आ जाते हैं और दोनों में भयंकर युद्ध होता है। और यह बात तो कंफर्म थी, पूरे हिंदू जो राजा थे वो साथ थे, किसके, राणा संग्राम सिंह के। तो भयंकर युद्ध हुआ और बाबर को हरा दिया। बाबर वापस दिल्ली चला गया और गागरोन पर केसरिया लहरा दिया राणा सांगा ने। राणा सांगा कहा जाता है कि अगर राणा सांगा इस बार शांत न होकर वापस अगर दिल्ली पर हमला बोल देते तो बाबर यहां से खदेड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। और फिर तुरंत 1527 मार्च 1527 में एक बार फिर से बाबर खानवा का युद्ध लड़ता है। और इस बार बाबर के पास अत्याधुनिक भाई बाबर कम थोड़ी था। मैंने आपको बताया था कि बाबर भी कम नहीं था। बाबर ने कितना भटका था, बाबर कितनी परेशानियां सही थी। बाबर को तो पता था, हर चीज का पता था कि किस तरीके से किस स्थिति को अपन मैनेज करें। तो इस बार बाबर पूरी तैयारी के साथ आया और अपनी तुलगमा पद्धति भी अपनाई। अपने जो नए हथियार थे, तोप वगैरह, भारतीयों को तो पता ही नहीं था कि भाई तोप होती क्या है। तो इस बार भी पता चला कि भाई यहां पर बाबर इस बार खानवा का युद्ध, यानी खानवा भरतपुर के पास पड़ता है, भरतपुर में। तो बाबर संग्राम सिंह को पता चला कि बाबर आ चुका है खानवा में। संग्राम सिंह को उनके सरदारों ने बताया। तो संग्राम सिंह ने फिर से अपने राजपूतों को इकट्ठा किया और वापस चल दिया कि भाई चलो खानवा के युद्ध करते हैं। तो इस बार भाई अपनी नई जो हथियार हैं और तुलगमा पद्धति का उपयोग किया तो बाबर जीत गए। जीतने का कारण युद्ध की थोड़ी सी कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूं कि युद्ध किस प्रकार से हुआ। तो युद्ध हुआ, युद्ध में पहले तोपों का प्रयोग किया गया। भारतीयों को पता ही नहीं था कि भी तोप होती क्या। इससे संग्राम सिंह की सेना को क्षति हो रही थी। तो संग्राम सिंह गुस्से में आकर सेना के एकदम बीच में आ गए। तो संग्राम सिंह को एक तीर लगा था। तीर लगने के कारण संग्राम सिंह नीचे गिर गया हाथी से। उसी टाइम, यानी जब संग्राम सिंह बीच में आ गया युद्ध भूमि के, तो उस टाइम बाबर ने कह दिया कि तुलगमा पद्धति का उपयोग करो। पीछे से सेना ने हमला कर दिया संग्राम सिंह की सेना पर। संग्राम सिंह की सेना पर बाबर की सेना ने तुलगमा पद्धति का उपयोग करते हुए पीछे से हमला कर दिया। पीछे से हमला करने के कारण उसकी सेना बहुत ज्यादा क्षति होने लगी और
संग्राम सिंह को तीर भी लग चुका था। तीर लगने का संग्राम सिंह नीचे गिर गया और मूर्छित हो गए। झाला अज्जा ने तुरंत संग्राम सिंह का जो राजचिन्ह है वो धारण किया और फिर से युद्ध भूमि में लड़ने लगे और राणा संग्राम सिंह को युद्ध भूमि से अलग कर दिया। जब संग्राम सिंह को होश आया, मूर्छित अवस्था से जागे, तब संग्राम सिंह ने कहा कि भाई विजय श्री मुबारक हो। तब उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, नहीं राणा जी, अपन हार चुके हैं युद्ध। तो राणा ने कहा कि हारे नहीं है, एक बार फिर से अपन युद्ध करें। तो राणा को पता चला कि भाई चंदेरी पर बाबर आक्रमण करने वाला है। तो राणा ने कहा कि चलो चंदेरी चलते हैं और उस बाबर का सामना करते हैं वहां पर ही। संग्राम सिंह के बारे में एक कहावत भी मिले, जब वो बाबर के साथ जो आप वो लास्ट युद्ध लड़े भी, यानी इतना युद्ध लड़े जीवन काल में, तो बड़ी अच्छी कहावत है, मैं तो हर बार बोलता ही रहता हूं कि खागे सांगो डील पर 80 घातक गाओ, कि खागे सांगो डील पर घातक 80 गाओ, बाबर सु लड़तो रहो दे मुछांगे ताओ। बाबर की ये अच्छी वीरता वाली कहानी है जो आपको अच्छी लगी होगी। संग्राम सिंह की ये अच्छी वीरता वाली कहानी है जो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत भी तो लगती है। धन्यवाद।